सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, वंदे मातरम। RJS TJPS KVS की आज़ादी की अमृत गाथा के 46वें 47वें अंक के लिए सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से मैं कामिनी कुमुद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं RJS परिवार तथा राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय मन्ना जी तथा पटना के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी का आभारी हूँ, जिसने मुझे आज बोलने का मौका प्रदान किया है। आज मैं कुष्ठ निवारण दिवस पर अपना नज़रिया रखने जा रही हूँ। कोर को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है, जो कि एक जीवाणु रोग है। यह एक दीर्घकालिक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटासिस जैसे जीवाणुओं के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग के रोगाणु की खोज 1873 में हंसेन ने की थी, इसलिए कुष्ठ रोग को हंसेन रोग भी कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से मानव त्वचा, ऊपरी श्वसन पथ, परिधीय तंत्रिकाओं, आँखों और शरीर के कुछ अन्य भागों को प्रभावित करता है। यह रोग न तो वंशानुगत है और न ही दैवीय प्रकोप है, बल्कि यह रोग जीवाणु द्वारा होता है। जिन कुष्ठ रोगियों को समाज धिक्कारता है, उन कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काफ़ी सहानुभूति और स्नेह रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस रोग से क्या सामाजिक आयाम है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की काफ़ी सेवा की और कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयासों की वजह से ही हर वर्ष 30 जनवरी उनकी पुण्यतिथि को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ रोग की रोकथाम के कुछ उपाय। नंबर 1, मल्टी ड्रग थेरेपी ने कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए अहम भूमिका निभाई है। अगर रोगी का समय रहते पता लग जाए तो उसका पूरा इलाज करना चाहिए और बीच में इलाज को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर रोगियों का समय रहते इलाज होगा तो कुछ नाम मात्र के संक्रामक मामलों में कुछ दिनों में ही कमी आ जाएगी। नंबर 2, BCG का टीका लगाने से भी कुष्ठ रोग से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई भ्रांतियों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए तथा मरीजों और लोगों को इसके कारणों के बारे में शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा सके। इसके साथ ही मैं अपना विनम्र श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। जय हिंद। आज मैं कामनी माथुर पटना से RJS के संचालक मन्ना जी और पटना के प्रभारी ओम प्रकाश अंकल के सहयोग से महान चित्रकारिता में निपुण, सहृदय, सहानुभूति रखने वाली अमृता शेरगिल को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
मैं उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आरजेएस के मंच पर आकर सकारात्मक ऊर्जा को संचार करने का मौका दिया। अमृता शेरगिल 20वीं शताब्दी के एक महान और महंगा प्रतिभाशाली चित्रकार थी। उनकी अंगुलियां कैनवास पे 8 वर्ष की उम्र से ही नाचने लगी थी। इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनकी माँ एक गायिका थी और वो पूरे परिवार के साथ वहाँ से 1921 में शिमला आकर रहने लगी थी। यहीं पर इन्होंने पियानो और वायलिन बजाना सीखा। 9 वर्ष की उम्र से ये अपनी बहन के साथ शिमला के गैटी थिएटर में संगीत और नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था। ये 1924 में अपनी माँ के साथ फिर वापस इटली चली गई, जहाँ ये आर्ट स्कूल में दाखिला लिए और वहाँ पे आर्ट सीखी। 16 वर्ष की उम्र में ये पेरिस जाकर पेंटिंग सीखी और यूरोपीय चित्रकारों से बहुत प्रभावित हुई। यूरोपीय चित्रकारों से प्रभावित होकर 1932 में पहली कृति यंग गर्ल्स को प्रस्तुत की, जिससे प्रभावित होकर इन्हें 1933 में पेरिस के ग्रैंड सालों का एसोसिएट चुनी गई। ये एशियाई और सबसे कम उम्र की पहली सम्मान पाने वाली महिला थी। ये भारतीय परंपरा, उनकी कलाकृतियों, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ जैमिनी राय से भी काफ़ी प्रभावित थे। इनसे प्रेरित होकर अपनी कलाकृतियों को महिलाओं की छवि, सहानुभूति और संवेदनाओं से ओतप्रोत कर दिए थे। इनकी कलाकृति ब्राइड्स, टॉयलेट, ब्रह्मचारी, साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट सब 1937 में दक्षिण भारत की यात्रा करने के दौरान बनाई। ग्रामीण परिवेश, उसके तौर तरीके, उनके समस्याओं के प्रति ये काफ़ी हमदर्दी रखती थी और उसे चित्रों में उभारती रहती थी। विलेज सीन, सिएस्टा इन द लेडीज एक्सप्लोर और सिएस्टा आदि पेंटिंग्स ऐसे ही भावनाओं से लिपटा हुआ है। 20वीं शताब्दी के ये 9 प्रमुख चित्रकारों में से इन्हें एक माना गया है। ये कांग्रेस की समर्थक थी और गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी। ये अपने व्यक्तिगत जीवन से भी रिलेटेड कई पेंटिंग्स को बनाए, जैसे टू विमेंस में इन्होंने एक विमेन को ही प्रेम करते दिखाई। ये अजंता की गुफाएं दक्षिण भारत की संस्कृति, बनारस के संस्कृति को कैनवास पर उतारते उतारते अनजाने में ही एक नए युग की शुरुआत कर दी और क्लासिकल इंडियन आर्ट को मॉडर्न इंडियन आर्ट देने का श्रेय ले लिया। 1937 में लाहौर में कला प्रदर्शन में इनकी 33 पेंटिंग्स को सम्मिलित की गई और ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसकी समय सीमा को बढ़ा दी गई थी। इन्होंने बहुत ही बेबाक शब्दों में कहा था, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के लिए चित्र बना सकती, यूरोप तो पिकासो मैटिस का है, हिंदुस्तान ही सिर्फ मेरे लिए है। ये अपने समय से बहुत आगे थी। 28 साल की छोटी सी जिंदगी में इतिहास को इतने गहरे रंगों से भर दिया कि जिनकी छाप आज भी फीकी नहीं पड़ी। भले ही जिंदगी लंबी नहीं थी पर बहुत बड़ी थी। ऐसे हिंदुस्तान के लिए संवेदनशील जज्बातों को रखने वाली बिंदास प्रतिभाशाली कलाकार अमृता शेरगिल को आरजेएस के परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, उदय भवन नई दिल्ली। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। मैं नई हम के अंतर्गत आरजेएस टीजेपीएस केवीएसके के द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार के 46-47वें अंक में मैं अनुराधा सिंह सकारात्मक सूचना केंद्र बिहार से आप सभी का स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ ही आरजेएस परिवार के संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सौजन्य से मुझे सकारात्मक मंच से जुड़ने का मौका मिला, जहाँ मैं अपने विचारों को साझा भी कर सकती हूँ तथा मंच के माध्यम से अन्य विषयों को जान और समझकर समाज और देश के कल्याण के कार्य में हिस्सा भी ले सकती हूँ। साथ ही मैं श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी, जिनका जन्म 5 फरवरी 1916 ईस्वी को बिहार के मेगड़ा गांव में हुआ था, उनके प्रति अगाध श्रद्धा अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। इनके पिता का नाम श्री रामानुग्रह शर्मा था। ये बालकाल में ही अपने पिता की साया से मरहूम हो गए थे।
इन्होंने पशु प्रेम का शौक पाल रखा था। अपने घर पर पशुओं जैसे गाय, सांड, बछड़े तथा बिल्ली और कुत्तों को बहुत प्यार से पालते थे। 16 वर्ष की उम्र में शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर काशी विश्वविद्यालय प्रस्थान कर गए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में ही हुई थी, लेकिन अपने मेहनत से इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में 1938 ईस्वी में राजकवि भी रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित रामदयालु सिंह कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक पद पर भी रहे। 1953 से 1978 ईस्वी तक सेवा में बने रहे। तत्पश्चात 1979-1980 ईस्वी में उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। जानकी वल्लभ शास्त्री का पहला गीत किसने बांसुरी बजाई काफ़ी लोकप्रिय रहा था। जानकी वल्लभ शास्त्री जी कई विधाओं में अपनी रचना करते थे, जैसे कहानियाँ, संस्मरण, उपन्यास और साथ साथ आलोचक भी थे। उनका उपन्यास कालिदास काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ संस्कृत में ही थीं। हिंदी में रूप अरूप, कानन, अर्पणा, साहित्य दर्शन, गाथा, राधा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी का योगदान हिंदी साहित्य के लिए अनुपम भेंट है। ये 98 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हिंदी साहित्यिक संसार और जगत से प्रयाण कर गए थे। दिन 7 अप्रैल 2011 ही था जब नश्वर शरीर को छोड़कर शाश्वत सत्ता में विलीन हो गए, लेकिन वे हमेशा हमारे बीच रचनाओं के माध्यम से जीवंत ही रहेंगे। कुछ उनके शब्दों को उद्धरण के रूप में पेश करती हूँ। किसने बांसुरी बजाई? अंग अंग फूले कदम, सांस झकोड़े झूले, सूखी आँखों में जमुना की लोल लहर लहराई, किसने बांसुरी बजाई। अंत में मैं अनुराधा सिंह आरजेएस परिवार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आरजेएस परिवार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का।